लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रोटीन्स एक मेजर मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी सिस्टम या लिविंग सिस्टम के लिए बहुत एसेंशियल कंपोनेंट होता है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ये मॉलिक्यूल है और अलग अलग जगह बहुत सारे फंक्शनल एस्पेक्ट से भी देखें, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के एस्पेक्ट से भी देखें और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये एबंडेंट है। और इसकी ये जो डाइवर्सिटी है वो कैसे मेंटेन रहती है वो हम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट कितने अमाइनो एसिड हैं, 20+2 इतने अमाइनो एसिड हैं। और ये अमाइनो एसिड कंबाइन होके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड होके एक फंक्शनल प्रोटीन बनाती है, राइट। तो इतने अमाइनो एसिड हैं, राइट। जितने भी अमाइनो एसिड है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकते हैं और फिर फाइनली वो फोल्ड होके एक फंक्शनल प्रोटीन बना सकते हैं। और इस प्रकार से हमें हमारे पास क्या मिल सकता है, प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स हमें मिल सकती हैं, राइट। और वो अपने अलग अलग वाइटल फंक्शंस में क्या करती है, रोल प्ले करती हैं स्ट्रक्चरली। और देखा जाए सेल सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत सारे ऐसे फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे उनका इम्पॉर्टेंट रोल देखा जाता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अमाइनो एसिड के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पूरी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हर अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं और प्लस उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि यहाँ पे एक जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो जनरल स्ट्रक्चर भी हम लोग देख चुके हैं। हर अमाइनो एसिड का एक जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पास अल्फा कार्बन होता है, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, साइड चेन उसके पास होती है और एक अमीनो ग्रुप होता है जिसको आप अल्फा नाइट्रोजन अगर नाम देना हो तो ये अल्फा नाइट्रोजन, क्योंकि इस अल्फा कार्बन से ये डायरेक्टली अटैच्ड है। और प्लस एक क्या होता है, ये कार्बोनिल कार्बन जिसको हम किस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, CO, सबस्क्रिप्ट में हम O लिखते हैं। और इस कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, C अल्फा, क्योंकि बार बार ये नोटेशन इस्तेमाल होगा। तो हम अगर सिर्फ सिंगल C इस्तेमाल करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कौन से C के रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और ऑलमोस्ट सभी अमाइनो एसिड का हम लोग देख चुके हैं कि इतना स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ साइड चेन वैरी होता है। और उस तरीके से हमें क्या मिलते जाते हैं, अलग अलग अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं या मिलते हैं, राइट। तो अगर हम लोग देखें प्रोटीन्स का जो फंक्शनल एस्पेक्ट पे अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या दिखता है कि प्रोटीन्स के बहुत सारे डाइवर्स फंक्शन है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के किसी एक अमाइनो एसिड में प्रॉब्लम हो जाए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन की बात करें तो एक्चुअली में जो DNA है वो DNA किस में कन्वर्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA में। mRNA फिर ट्रांसलेट होके क्या बनाती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। mRNA कोड करता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन को, ये जो है वो अमाइनो एसिड है और ये पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होके प्रोटीन बना रही है। तो इफ़ सपोज अगर DNA में किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन हुआ तो mRNA में म्यूटेशन जनरेट होगा और हो सकता है फिर इसकी वजह से, इस म्यूटेशन की वजह से कोई गलत अमाइनो एसिड कोड होने लगे और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो प्रोटीन जो है वो डिसफंक्शन हो जाए, काम सही तरीके से नहीं करे। तो उससे क्या हो सकता है, डिजीज़ एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात कर सकते हैं, तमाम डिजीज़ हो सकते हैं, राइट। बट अगर फंक्शनल एस्पेक्ट पे हम लोग बात करें तो प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अगर स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखें तो एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही हैं। एंजाइम्स में भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो द पॉइंट इज नेक्स्ट इज बहुत सारे हार्मोन्स भी जो होते हैं उसमें केमिकल मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में जैसे हम लोग जानते हैं कि एडिनाइलेज साइक्लेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे सिग्नलिंग मैकेनिज्म में ये AC काम करता है। यस, इम्यूनोग्लोबुलिन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स टू, उसमें वहाँ पे वो फंक्शन कर रहा है। चैनल्स एंड पम्प्स में हम लोग जानते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पम्प और भी तमाम तरह के ऐसे पम्प्स होते हैं जो कि बेसिकली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। और ये प्रोटीन्स, इस तरह के पम्प्स कहाँ लोकलाइज्ड होते हैं, हमारी मेम्ब्रेन पे,
राइट। और भी जगह पे बहुत सारे ऐसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी चैनल्स होते हैं, पम्प्स होते हैं, ठीक। उसी तरीके से कुछ ट्रांसपोर्ट फंक्शन में भी प्रोटीन्स जो है रोल प्ले करती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लूट प्रोटीन्स है, ग्लूकोज अंदर जाना है, बाहर जाना है, तो ऐसी ग्लूट प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लूकोज को बाहर या अंदर जाने में रेगुलेट करते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन या CO2 को भी कैरी करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन देयर इज मायोग्लोबिन प्रोटीन, राइट, ट्रांसफेरिन प्रोटीन विच इज बेसिकली प्लेइंग रोल इन ट्रांसफरिंग आयरन कंपोनेंट। उसी तरीके से फ्लूइड एसिड बेस बैलेंस के लिए बहुत सारे हैं, एल्ब्यूमिन है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं, राइट। तो हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटीन्स जो है वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर स्टडी मॉड्यूल्स, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। जहाँ पे आप DNA, mRNA ये सब के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उतना ही इम्पोर्टेंस ये प्रोटीन भी हमारे लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग साइज ऑफ प्रोटीन की अगर बात करें तो बेसिकली अगर प्रोटीन की जो साइज़ है वो ज़्यादातर रेंज करती है 1000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेके 15,000 एंगस्ट्रॉन्ग तक रेंज करती हैं, राइट। तो और देखा जाए तो उसमें जो अमाइनो एसिड के कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, क्योंकि अमाइनो एसिड जुड़ के ही क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनका भी अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, इनका अपना एक मॉलिक्यूलर वेट होगा। और ये जो प्रोटीन है ये जब फोल्ड होगी तो इसका खुद का भी अपना एक मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोगों को कभी कभी क्या दे दिया जाता है कि अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और आप ट्राईपेप्टाइड या टेट्रापेप्टाइड इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें, ठीक है। यही चीज़ अभी हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। पर उस पर जाने से पहले हम लोग इस बात पे बात कर लेते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मेनली होता क्या है, दो अमाइनो एसिड्स, अगर एक सिंगल, दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज अदर अमाइनो एसिड, और इनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पर इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए कौन से एटम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होगी और हमें पता है कि आप लोग इसी तरीके से हम लोग बनाते आए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड हो गया, सपोज दिस इज ग्लाइसिन, और ये पेप्टाइड बॉन्ड, इसका जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो इन्वॉल्व हो रहा है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है दूसरे अमाइनो एसिड के अमीनो ग्रुप से। R1 या R2 कर दीजिए, ठीक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया एंड दिस। तो ये सभी को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता होगा और आप सभी ये जानते हैं कि ये जो पोर्शन है यही क्या कहलाता है, CONH। व्हाट इज दिस, दिस इज एमाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड हम लोग जहाँ पे प्रोटीन के रेफरेंस में छोड़ के अगर CONH बॉन्ड पाया जा रहा है तो वहाँ पे हम एमाइड बॉन्ड वर्ड यूज़ करते हैं CONH के लिए, पर अगर प्रोटीन में इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब ये अमाइनो एसिड ऑब्वियसली जब कंबाइन हो रहे थे तो वहाँ पे क्योंकि दिस इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहाँ पे वाटर का रिमूवल हुआ। हालांकि मैकेनिज्म ट्रांसलेशन में अगर देखा जाए तो वो एकदम अलग होता है। दूसरी चीज़ क्या हम लोगों ने देखी, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो अमाइनो एसिड कंडेंस होके और डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब यहाँ पे आपके लाइक, क्योंकि देखिए बहुत पार्ट C का भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्रूशियल होने वाली है कि एक्चुअली में अगर देखा जाए पहले अमाइनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का, सेकेंड अमाइनो एसिड का
दिस अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरा, जब हम किसी पेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड को रीड करते हैं तो हम किस से किस दिशा में रीड करते हैं, एन टू सी। जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते समय हम इसको अभी क्या पढ़ेंगे कि ये पेप्टाइड, अभी अगर हमें अगला नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनाना हो तो आप क्या करेंगे, सिमिलरली वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे N लिखेंगे, यहाँ NH लिखेंगे। इस कंडीशन में भी आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड बना उसमें फर्स्ट अमाइनो एसिड का ये कार्बोनिल ग्रुप और इसका अमीनो ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में। और फिर से लास्ट में आपको फिर से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो इसीलिए क्या बोलते हैं कि ये जो चेन रन हो रही है वो N2C हो रही है। और यहाँ पे हम मेंशन किया हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो टर्म्ड एज एमाइड बॉन्ड, या ये बात हो चुकी। इट इज़ अ काइंड ऑफ कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड formed when the carboxyl group of one molecule reacts with amino group of other molecule। तो ये कभी कभी हम, अब आप लोगों को स्टेटमेंट ऐसे दिए जा सकते हैं या दिए भी गए हैं कि अगर बोला जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हैं रैंडमली कि अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में बन रहा है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। बट द पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना है कि जो स्टेटमेंट, एक अगला स्टेटमेंट होगा वो क्या कह रहा होगा कि कार्बोक्सिल, पहले कार्बोक्सिल नाम लेना है उसके बाद अमीनो ग्रुप। ये ध्यान में रखना है। कहने के लिए तो आप ये भी कह सकते हैं अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप बना रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, बट द राइट वे टू से इज कि कार्बोक्सिल ग्रुप। क्यों? क्योंकि पहले अमाइनो एसिड का यही इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें भी यही इन्वॉल्व हो रहा है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट के बिहाफ पे ये कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म को और क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अमाइनो एसिड पहला, ये अमाइनो एसिड दूसरा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए है ना, COO माइनस है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से निकल गया। ठीक है, NH था, अब ये वाला, ये CO और ये NH क्या करेंगे, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, है ना, CONH इस तरीके इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। दिस इज कौन से एटम इन्वॉल्व हुए, ये इन्वॉल्व हुए। कौन से किस अमाइनो एसिड के, मैं बार बार ये बोल रही हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस प्रोसेस इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ऑल्सो नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। CONH बॉन्ड फाइनल जो बॉन्ड में रोल प्ले कर रहा है वो, उसका नाम लोग क्या बोल रहे हैं, CONH बॉन्ड, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, 4 एटम जिनके फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है पेप्टाइड लिंकेज बनाने में, तो आप क्या बोलेंगे, CO एंड NH। CO पहले फर्स्ट का और ये सेकेंड का। ठीक है, से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग बात कर रहे थे प्रोटीन्स के में, या जो पॉलीपेप्टाइड चेन दी हुई होती है उनके मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन पे जो क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग तरह के आते हैं, उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान से देखना है और अपना भी मन में कैलकुलेशन या कॉपी पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और जज करिए कि हाँ, हमको हर क्वेश्चन फिर जब बढ़ रहा है आगे तो वो हमें क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी क्या बात की, जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं। हम लोगों ने पहले ही अमाइनो एसिड चैप्टर में इस बात को डिस्कस किया था, पर हम यहाँ पे फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। अगर हम इस अमाइनो एसिड को ले लें, राइट, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर इसको एज सच कंप्लीट अमाइनो एसिड मान लीजिए, और इस अमाइनो एसिड को, ये क्या हो गया, इससे ये वाले इनमें इन दोनों ही अमाइनो एसिड से अभी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं हुआ है, तो इसको आप बोल सकते हैं ये कंप्लीट अमाइनो एसिड दिख रहा है हमें। ठीक, और यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो जब क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है तो आप ये टर्म्स को देख लें कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं,
ठीक, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि इसका ऑलमोस्ट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगर दिया हुआ है, पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि 2 अमाइनो एसिड हैं और एक्चुअली अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 150 डाल्टन है, तब आप वही चीज़ यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो कंप्लीट अमाइनो एसिड का आप एवरेज जो निकाला गया है वो क्या है, 128 डाल्टन। ठीक, पर और रेसिड्यू का कितना निकाला गया है, 110 डाल्टन। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कंप्लीट और अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है, तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकला, हमने टर्म इसको क्या देना शुरू कर दिया और इसी बिहाफ पे आपके फर्दर कैलकुलेशंस प्रोसीड होंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से इस फॉर्मेट पे पूछे जाते हैं। सपोज यहाँ पे ट्राईपेप्टाइड दिया हुआ है। ट्राईपेप्टाइड का मतलब क्या हुआ, 3 अमाइनो एसिड, ये नहीं कि ये 1 पेप्टाइड, 2 पेप्टाइड और 3 पेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राईपेप्टाइड। ये एक ट्राईपेप्टाइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्राईपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड फॉर्मिंग अ ट्राई, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए दिखा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को, अब आपको मान लेते हैं इस क्वेश्चन, इस ट्राईपेप्टाइड का, अब आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट न रेसिड्यू का दिया मेंशन किया हुआ है और ना ही किस अमाइनो एसिड को बताया गया है कि इतना मॉलिक्यूलर वेट आप लेकर चलिए। तो अब आपको पर इस ट्राईपेप्टाइड का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता करना है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, तो पहला है कि अगर आप 128 डाल्टन लेके चल रहे हैं, यानी ये कंप्लीट अमाइनो एसिड, यानी आपने 1 जब लिया तो ये 128 हो गया। ठीक है, 2 लिया, दूसरा लिया तो ये भी 128 हो गया, ये थर्ड लिया तो ये भी 128 हो गया। तो 128 इंटू 3, पहले टोटल कैलकुलेट कर लिया, 384 आया, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करके रखा है 384। ठीक, अब जब ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, जुड़ेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 18। तो कितने रिलीज होंगे, 2 रिलीज होंगे, तो 18 इंटू 2 कर दिया, कितना हुआ, 36। अब इसको जब माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो 128 है इसमें आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इंक्लूडेड था, उसका भी वेट। तो अब आपको क्या करना है, ट्राईपेप्टाइड जब बन जाएगा तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए, 36, तो 384 माइनस 36 इट विल कम 348। ठीक, नेक्स्ट है इफ़ यू कंसिडर, अब अगर आप इसी क्वेश्चन को ये लेके चलते हैं, ध्यान से इसको सुनिएगा कि अब पेप्टाइड आपने अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मतलब आपने ये एज्यूम किया है कि ट्राईपेप्टाइड बन गया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, तो आप इसका वेट फिर क्या लेके चलेंगे, 110 लेके चलेंगे। तो 110 इंटू 3 कर देंगे, इन दैट केस 330 आएगा। 330 में फिर आप क्या करेंगे, 18 ऐड कर देंगे। 18 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे NH3 पहले होता है ना, यहाँ NH3 प्लस और यहाँ CO माइनस होता है, तो यहाँ के भी जो H2O, यहाँ का H2 और O, क्योंकि CO NH बॉन्ड बनता है ना, तो आपको एक ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा और यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक्चुअली में जब ट्राईपेप्टाइड बना तो ये NH3 प्लस और एंड्स पर तो अमीनो ग्रुप और CO माइनस ग्रुप तो प्रेजेंट होंगे, तो इनसे जो बनने वाला मॉलिक्यूल था उसको हम ऐड कर रहे हैं और हम क्या एज्यूम, और हमने इसको ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, 348। नेक्स्ट, अब आप लोगों को उसमें से क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉर्ट आउट करने के लिए आपको क्या क्रक्स मिल गया कि अगर भाई 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता है पूछा हो, इसी एग्जाम्पल को हम ले लें कि ये ट्राईपेप्टाइड, उन्होंने इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा, ये भी तो पूछ सकते हैं कि अगर यही ट्राईपेप्टाइड ने साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे जुड़ गया। अब आप देखिए यहाँ पे कितने पेप्टाइड हो गए, 3 हो गए। तो कहने का सेंस ये है कि जब आपको लीनियर कैलकुलेशन करना हो, लीनियर पॉलीपेप्टाइड का कैलकुलेशन करना हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अमाइनो, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज लेस देन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इफ द पेप्टाइड इज लीनियर, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सॉरी
नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो एक लेस होगा, एक लेस होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे देखिए 3 अमाइनो एसिड है। ठीक, लीनियर अगर पॉलीपेप्टाइड का पूछा गया तो कितने हो गए अमाइनो एसिड यहाँ पे 3 है, पर पेप्टाइड कितने हो गए, 2 हो गए, एक लेस हो गया। ये कैलकुलेशन आपको मॉलिक्यूलर वेट में तुरंत फाइंड आउट करने में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर, क्योंकि हर बार इस तरीके से तो आप बनाएंगे नहीं, हो सकता है बोल दे कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें 11 अमाइनो एसिड हैं, तो जिसमें 11 अमाइनो एसिड होंगे तो उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 10 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अगर वो लीनियर की बात कर रहे हैं तो 10 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 180। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अभी हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे, पर कम से कम कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो यही आपको यूज़ करना होगा। तो अब आप मान लीजिए 11 एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो जिसमें कि 11 अमाइनो एसिड प्रेजेंट थे, तो आप क्या करेंगे कि 11 इंटू 110 कर सकते हैं, कंप्लीट उसका आ गया, अरे 128 कर सकते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर ऑफ पेप्टाइड है 180 आ गया, और उसके बाद आप उसको माइनस कर सकते हैं और आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। अभी हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पर साइक्लिक के केस में क्या होगा कि जितने अमाइनो एसिड है उतने ही पेप्टाइड बन रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11 इंटू मॉलिक्यूलर वेट और प्लस दूसरा क्या करेंगे 11 इंटू 18, आपको ये करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेप्टाइड कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो आपको उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक, ओके, वेरी गुड, सब लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड। अब हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट टाइप का मेंशन किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखिए फिर से वही कन्वर्जन की बात आ गई आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में, क्योंकि अमाइनो एसिड आपने क्या देखा, कंप्लीट अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, अगर हम रेसिड्यू कंसिडर नहीं कर रहे तो 128 डाल्टन होता है। और वैसे कितना अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एक का 110 डाल्टन। अब आंसर आपको जो ऑप्शन में दिया है वो किलो डाल्टन में दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर से कन्वर्जन करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको क्या अप्लाई करना है, आपको पता है 1 किलो डाल्टन इक्वल्स टू 1000 डाल्टन। ठीक है, या 1 डाल्टन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 किलो डाल्टन। अब इस तरह का जो कन्वर्जन है, देखिए बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, तो ये प्रैक्टिस में होना चाहिए। एक ये चीज़ हो जाती है। कभी कभी क्या दे देगा, ओपन रीडिंग फ्रेम दे दिया, उससे ओपन रीडिंग फ्रेम से आप ट्रिपलेट कोडॉन निकाल सकते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन से आप नंबर ऑफ अमाइनो एसिड निकाल सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन। और फिर मॉलिक्यूलर वेट बताइए। लीनियर और सर्कुलर पॉलीपेप्टाइड, अभी जो हम जस्ट बात कर रहे थे कि लीनियर भी मेंशन कर सकता है, तो लीनियर में आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो होते हैं, नंबर ऑफ पेप्टाइड जो होता है वो एक लेस होता है। इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, कितना मॉलिक्यूलर वेट वाटर का रिलीज होगा, कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। साइक्लिक में दोनों ही इक्वल होते हैं, जितना पेप्टाइड बन रहा है उतने ही नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बात हो गई वही वाटर मॉलिक्यूल ही सिर्फ। हाँ, जैसे अब क्या हुआ, यहाँ बॉन्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगर पूछा कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें लगभग 22 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर है, तो अगर लीनियर है तो आप, और फिर पूछा है कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 21। लीनियर की बात की गई है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, गेट में पूछा भी गया है। ठीक, अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, 22 अमाइनो एसिड है, साइक्लिक बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, 22 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक, दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमाइनो एसिड, किस रेफरेंस से पूछ रहा है, 128 हो सकता है, दिया हो, मेंशन किया हो। कुछ भी नहीं दिया है तो आप कंप्लीट के लिए 128 रख सकते हैं, रेसिड्यूज की बात की हो तो 110।
और किस हिसाब से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है ये डिसाइड ये इस बात पर होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड क्वेश्चन में दी गई है वो लीनियर की बात कर रहे हैं या साइक्लिक की। तो ये आपको पूरा एक सिर्फ इस पोर्शन से देखिए ये इतने हैं क्वेश्चन फॉर्मेट की पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, मैं सॉल्व कर रही हूँ, जिसको आ गया समझ में वो करना शुरू कर सकता है। द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ ओपन रीडिंग फ्रेम फॉर अ 55 किलो डाल्टन प्रोटीन विल बी, राइट। तो क्या होगा, यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पूछने का मतलब अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड कैलकुलेट करना है, सोचिए पूरा कंप्लीट, इसीलिए हम हर प्रकार के पहले क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब ओपन रीडिंग फ्रेम यानी आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पता करना है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपको कैसे पता चलेगा कि अगर आप पता लगा लें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आपको नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पता चल जाएंगे तो आप क्या बता सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड को कोड कितने कोडॉन करते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। उस हिसाब से आपको अगर ये पता चल गया तो आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। हमें पता है 1 किलो डाल्टन, मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ भी रेफरेंस दे रही हूँ। 1 किलो डाल्टन जो है वो 1000 डाल्टन के बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 55 किलो डाल्टन जो है वो कितना हो जाएगा, 55,000 डाल्टन हो जाएगा। अमाइनो एसिड रेसिड्यू को हम लेकर चले, ठीक है, पूरी उसकी ही बात की जा रही है। तो उसका कितना वेट होता है, 110 डाल्टन होता है। ओके, तो अब आपको पता है कि 110 डाल्टन में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितने अमाइनो एसिड का है, एक अमाइनो एसिड। तो सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है। तो 1 मॉलिक्यूलर वेट कितने का होगा, सिंपल मैथमेटिक्स हम यहाँ कर रहे हैं। तो 55,000 डाल्टन कितने का होगा, 55,000 में कितने अमाइनो एसिड आएंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने आ गए, 500। यानी 55 किलो डाल्टन प्रोटीन जिसका वेट है उसमें कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, 500 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड की बात। हमें पता है एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं 3 कोड्स, है ना, ट्रिपलेट कोडॉन हम लोग बोलते हैं। तो 500 को कितने कोड करेंगे, 500 इंटू 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1500 न्यूक्लियोटाइड। 1500 nucleotide. What is the number of amino acid in a peptide if it is linear and has 15 peptide bond? Linear है, ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा पूछा है, 15 पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड टोटल कितने हो जाएंगे, 16, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमाइनो एसिड, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अगर 16 है तो पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर अगर बन रहा है तो एक लेस होगा, 15 होंगे। तो यहाँ ऑपोजिट थोड़ा क्वेश्चन पूछ दिया है, नथिंग। ओके, if a molecular mass of an amino acid is 150 Dalton, the molecular weight of tripeptide will be, the molecular weight of tripeptide will be, तो ट्राईपेप्टाइड अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया 150 डाल्टन की, इसका वेट कितना है, 150 डाल्टन है, ठीक है। तो 150 डाल्टन है तो 150 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 450 डाल्टन होगा। इसमें से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाइनो एसिड दिया है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली आप 150 ही करेंगे और आपको क्या करना होगा, यहाँ रेसिड्यू नहीं लिखा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 2 इंटू 18 कितना आएगा, 36। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, -36, क्या आंसर आएगा, 414।
तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन लाइसिन हैज अ मॉलिकुलर वेट, एक इतना दे दिया 160 डाल्टन, देन व्हाट वुड बी द मॉलिकुलर वेट ऑफ लीनियर एंड सर्कुलर। सभी लोग निकालना शुरू करें, ठीक है। तो पहले लीनियर का निकालिए, ठीक, और कितना दिया हुआ है, 20 लाइसिन्स दिए हुए हैं। तो मॉलिकुलर वेट पहले टोटल कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, 160 इंटू 20, तो 30 to 100 ये आएगा, ठीक। पर लीनियर है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, एक लेस होगा लीनियर में कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें क्या पता चल गया, 19 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो 19 पेप्टाइड बॉन्ड में हम क्या करेंगे, 19 इंटू 18, uh, 342, राइट। कैलकुलेशन आप लोग, ठीक। और इसके बाद टोटल क्या आ जाएगा आपका, 8, 2858, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, 2858। अब साइक्लिक में क्या होगा, साइक्लिक में सभी ने शायद कैलकुलेट कर लिया हो, 160 इंटू 20 होगा, और फिर क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 20 इंटू 18 होंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल उतने ही रिलीज होंगे, तो इट विल कम, हाँ ईजी है, 360 आ जाएगा। तो आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, would be 2840 वॉट डाल्टन। मेंशन करना मत, हो सकता है ऑप्शन में डाल्टन भी दिया हो, क्वेश्चन पूछा हो किलो डाल्टन में, तो कन्वर्जन मत भूलिएगा। क्यों, व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ प्रोटीन विच इज एनकोडेड बाय 2.7 kBORF। 2.7 kBORF जो है, राइट, ये कितना कोड करेगी, कितना मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन को कोड करेगी। तो हियर इट गोज लाइक दिस कि 1 किलो बेस पेयर में, पहले ये निकाल लीजिए, 1000 है, 1000 बेस पेयर की बात होती है। तो 2.7 kb में कितना होगा, 2700 बेस पेयर होंगे, ठीक है। उसके बाद 2700 बेस पेयर्स जो है, आपको पता होगा कि 3 बेस पेयर एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, है ना। तो 2700 कितने को करेंगे, ये तो सिंपल वही जो मैथ हम लोग करते आ रहे हैं वही चीज़ करनी है। 2700 डिवाइडेड बाई 3, 900 आ गया। तो 900 अमाइनो एसिड आ गए आपके, ठीक। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अभी आपको पता चल सकता है कि आपको 110 लेना है या 128। ऐसे केसेस में 110 ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम की बात की जा रही है। तो ओपन रीडिंग फ्रेम जब mRNA कोड कर लेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो सारे अमाइनो एसिड कैसे होंगे, कैसे फॉर्म में होंगे भाई, बन चुके होंगे ना। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो चुका होगा। तो अब आप अमाइनो एसिड का जो वेट लेंगे वो कितना लेंगे, 110। तो अमाइनो एसिड रेसिड्यू, तो 1 अमाइनो एसिड रेसिड्यू इन दिस ORF जो है उसका वेट कितना है, 110 है। तो 900 का कितना होगा, 900 इंटू 110, ठीक है। तो कितना, अगर हम आपसे पूछे कि किलो डाल्टन में इसका वेट कितना आएगा, तो आप क्या बता सकते हैं। तो 1000 डाल्टन आ रहा है। अगर क्वेश्चन किलो डाल्टन में होगा तो आप 99 किलो डाल्टन, शायद यही ऑप्शन है।